आपको आवाज जा रहा होगा? चलिए, किसी को कोई आवाज सुनने में दिक्कत, या किसी को कोई भूत प्रेत की आवाज सुनाई दे रही है? चलिए भाई, बस मेरा आवाज सुनाई देना चाहिए। बैटरी तो चार्ज है। देखो बाबू, हम आपको कल बताए थे, कल कल बहुत लोग नहीं आए होंगे, कर्मफोर लोग ध्यान से समझो। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो जानकारियां मिली हैं वो हमें डायरेक्ट नहीं मिली है, बल्कि इनडायरेक्टली मिला है। डायरेक्ट ना मिलके वो इनडायरेक्ट मिला है। जैसे किसी के पेट में कोई बीमारी है तो डायरेक्ट डॉक्टर फाड़ के नहीं देखता, अल्ट्रासाउंड से देखता है। तो उसे देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, अलग अलग मशीनें हो गई। उसी तरह से पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी मिली है वो डायरेक्ट नहीं मिली है, बल्कि रेडियो तरंगों द्वारा, भूकंपीय तरंगों द्वारा, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला ज्वालामुखी से, मैग्मा से क्या पता चला निकला। जैसे कोनो उल्टी किया तो उल्टिया देख के नहीं पता कर लेंगे, सोच रहा कुछ खाया था, सोच रहा लगता है यही से बोकर दिया यहाँ पर। तो अलग अलग टाइप के अध्ययनों से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की संरचनाएं कैसी हैं। इसके पृथ्वी पे अंदर में जब आप 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जो है अध्ययन सबसे पहले एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के 3 भागों में विभाजन किया था। याद कीजिए, आपको हम पढ़ा दिए ये 3 भाग, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, ये हम पढ़ा दिए बाबू आप लोग को। सियाल, सीमा और नीफे, नीफे, ठीक है। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी का औसतन घनत्व तो 5.5 निकाला था, 5.5, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व तो नीफे का था, उसके बाद सियाल का, उसके सीमा का, उसके बाद सियाल का। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हम आपको ये सारी चीजें बता दिए थे, याद कीजिए। आधुनिक विचारधारा के अनुसार यह, इसका नाम अलग हो गया, बल्कि इसका नाम, एक का नाम हो गया ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, ऊपर वाला क्रस्ट हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। ये वाला हो गया क्रस्ट, तो ये हो गया बाबू क्रस्ट। याद कीजिए, आपको कल बता दिए थे। ये हो गया मेंटल, मेंटल, और ये हो गया कोर। दो था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। एडवर्ड स्वेस ने इन दोनों का विभाजन की रेखा डिसाइड नहीं की थी। इसमें रेखा का नाम हो गया, इसका नाम अलग हो गया, इसका नाम अलग हो गया। इसे कहते हैं मोहो असंबद्धता रेखा। मोहो असंबद्धता रेखा दोनों को असंबंधित यानी तोड़ती है। और ये है गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग। इसका हम ट्रिक भी बताए थे, मग, मग इसका क्या है? ट्रिक है। म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग, म से मोहो और ग से गुटेनबर्ग। कल हम इस चीज को पढ़ा दिए थे बाबू। बाद में वैज्ञानिकों ने क्रस्ट को, देखिए शुरुआत में ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं तो आप एट ए टाइम सफल हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी असफलताएं आती हैं। लोग कभी एक सिद्धांत देंगे, लात खाएंगे, चल जाएंगे। जैसे बेचारा एडवर्ड स्वेस के सिद्धांत को, कई सिद्धांतों को माना गया, कई सिद्धांतों को उसको ठुकराया भी गया था। तो बाद में पता चला कि क्रस्ट में भी 2 लेयर हैं, क्रस्ट में भी 2 लेयर हैं। एक लेयर एसिडिक है, दूसरा लेयर क्षारीय है। तो एक एसिड में मात्रा ज़्यादा है और दूसरे में किसकी मात्रा ज़्यादा है? बेस में। तो इसे अलग किया गया। फिर मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और कोर को भी 2 भाग में बांटा गया। तो इन दोनों को 2-2 भाग में बांट दिया गया। तो इन 3 लेयरों को जब 2-2-2 करके भागेंगे तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा। इसका नाम अलग हो गया, ये रेखा, एक दूसरी रेखा बनी, हम आपको बता दिए थे। इस रेखा का नाम आप बताइएगा, जो इसको अलग करती है। इस रेखा का नाम आप बताइए और इस रेखा का नाम बताइए। इसका ट्रिक था करले। ट्रिक क्या था? करले। बताइए, क से क्या होगा? कोनोराड, कोनोराड, कोनोराड। तो एक हो गया कोनोराड, कोनोराड। दूसरा हो गया आपका रेपेटी, रेपेटी। कोनोराड के बाद रेपेटी, रेपेटी हो गया। उसके बाद ये हो गया कोर। कोर को अलग करेगा के से, देख, कर ले, लेना होगा, कर ले, लेहमैन, लेहमैन। तो ये रेखा याद रखना है आप लोगों को। इधर जो छोटी छोटी परतों को अलग करता है उसका 3 नाम होगा, बड़े बड़े परतों को अलग करने वाले के 2 ही नाम होंगे। तो ये नाम को लेके तो आपको याद रहेगा ना। एक का ट्रिक हो गया मग और एक का ट्रिक हो गया कर ले। क से कोनोराड, र से रेपेटी, ले से लेहमैन। ये रेखाओं के बारे में हम आपको बता दिए थे।
बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? अब आप बताइए, ये जो था क्रस्ट मेंटल कोर का पुराना नाम क्या था? सियाल, सीमा और नीफे। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सियाल। आप बताइए सीमा में किसकी अधिकता थी? सीमा में अधिकता थी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। नीफे में किसकी अधिकता? नी से निकल, फे से फेरस, लोहा। इसका वर्तमान आधुनिक ढंग से नामकरण अगर किया गया है तो किस तरह से? तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये जो क्रस्ट है और ये मेंटल है और ये कोर है, कोर है। बताइए कोर की तुलना किससे कर सकते हैं? नीफे से। मेंटल की तुलना किससे कर सकते हैं? सियाल से। क्रस्ट की तुलना किससे कर सकते हैं आप? सियाल से, सॉरी, मेंटल की तुलना सीमा से और क्रस्ट की तुलना सियाल से। देखिए क्रस्ट में पत्थरों की अधिकता है, इसलिए इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे। मेंटल जो है पायरोस्फीयर कहेंगे, ऐसे बेरीस्फीयर कहेंगे। तो ये हो गया बेरीस्फीयर, बेरीस्फीयर। इसे कहते हैं पेरीस्फीयर, पेरीस्फीयर। ऐसे कहेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। याद रहेगा? लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। इसका परसेंटेज देखेंगे तो क्रस्ट टोटल पृथ्वी का महज 1% है, महज 1% है। याद रहेगा ना? और 83% में कौन है? 1% आपका कौन सा है? 13% आपका मेंटल कितना परसेंट है? बताइए बाबू ध्यान से, फटाफट आपको बताना है। मेंटल कितना परसेंट है? कल हम बताए थे आपको, पृथ्वी के कुल आयतन में मेंटल का योगदान कितना प्रतिशत? पृथ्वी के कुल आयतन में मेंटल 83%। कल ये बोले थे बाबू, मेंटल 83%। तो ये हो गया आपका 83%, मेंटल 83%। 83 और 1 84, तो ये कितना हो जाएगा? 16%। कोर कितना परसेंट? 16%। कोर 16%। ये तो हम आपको बता ही दिए थे। देखिए मेंटल जो होता है ये सबसे बड़ा भाग है। जितना भी ज्वालामुखी होगा, ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, ये मेंटल से निकलेगा। जितना भी भूकंप वगैरह आता है ये ज़्यादातर यहीं देखने को मिलता है, भूकंप। हालांकि यहाँ पर भूकंप जो होते हैं, भूकंप ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। यहाँ पे भूकंप क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, निम्न गति का मंडल। यहाँ भूकंप की गति क्या हो जाती है, इसलिए इसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है, निम्न गति का मंडल कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह अर्ध तरल अवस्था में है, निम्न गति। देखिए अंडा खाए हैं आप, नहीं भी खाए होंगे तो आप अंडा तो देखे जरूर होंगे। एक अंडे की बाहरी परत होती है जो बहुत चट्टान की तरह होती है, बाहरी परत वाइट कलर की, और एक उसके अंदर होता है पीले कलर का यॉक, पीले कलर का यॉक, ठीक है। और बाकी हिस्सा जो होता है ये पूरी तरह से वाइट होता है। ये क्या होता है? वाइट होता है। इस शेप में आप अंडा देखे होंगे। बाहर एक लाइन लगा देते हैं ये, ताकि पता चलेगा कि ये अंडा का ये कवर है। देखो बाबू अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। अंडा का जो छिलका होता है ना, अंडा का छिलका एकदम पतला होता है, वो लगभग 1% में ही होता है। और ये व्हाइट वाला भाग बहुत बड़ा होता है, लगभग ये कितने परसेंट? 83% के आसपास। और ये येलो वाला भाग जो होता है, येलो वाला, ये समझ जाइए कि आपका 16%। समझ गए? तो अंडे का जो छिलका हो गया वो ससुरा क्रस्ट की तरह काम करता है, एकदम पतला होता है लेकिन कठोर होता है। अंडे का ये वाइट वाला हिस्सा किसकी तरह होता है? मेंटल की तरह काम करता है। और पीला वाला योग जो होता है वो कोर की तरह काम करता है, कोर की तरह काम करता है। क्वेश्चन पूछा था व्हाइट पार्ट ऑफ अर्थ, व्हाइट ऑफ अर्थ। देखिए व्हाइट ऑफ एग देखेंगे तो एग का ये व्हाइट वाला भाग सबसे ज्यादा है। व्हाइट ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? मेंटल को कहेंगे। व्हाइट ऑफ अर्थ मेंटल को कहते हैं। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? कोर पे लगता है। सबसे ज्यादा धातु कहाँ मिलते हैं? कोर पर। तो इसे धात्विक मंडल या गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं, धात्विक मंडल या गुरुत्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। याद रहेगा ना आप लोग को? बताइए
सबसे ऊपर लिथोस्फीयर, एडवर्ड स्वेस को देखिए, एडवर्ड स्वेस है, सियाल, सीमा, नीफे, आधुनिक विचारधारा का नाम दीजिए। क्रस्ट, मेंटल कोर, टेक्निकल बोलिए, पेरिस्फीयर, पेरिस्फीयर, सॉरी, लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, पेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये नाम टेक्निकली हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि आपको कहेगा कि एडवर्ड स्वेस वाला पुराना हो गया उससे नहीं पूछेंगे, दोनों से सच पूछता है, आधुनिक वाला से भी पूछ देता है, पुरानको से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पूछ देगा भैया दोनों में से किसी में, इसलिए आपको सब याद रखना है। निम्न गति का मंडल, मेंटल को, मैग्मा निकलता है मेंटल से, भूकंपीय तरंगे कमजोर हो जाती है मेंटल से, धातु पाए जाते हैं कोर पर, गुरुत्वाकर्षण बनता है कोर पर, गुरुत्वीय मंडल कोर को, धात्विक मंडल कोर को, वाइट ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, मेंटल को, वाइट ऑफ अर्थ मेंटल को। पृथ्वी का 83%, 83% भाग तो ससुरा मेंटल ही है, 83% भाग जो है वो मेंटल है, 83% भाग पृथ्वी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, आपको पढ़ा दिए हैं डुअल स्टार थ्योरी, याद कीजिए, डबल स्टार थ्योरी भी बता दिए, डुअल स्टार, हमारा सूर्य जैसे है ऐसे ही था सूर्य, एक दूसरा तारा था, इस ससुरा तारवा भड़क गया, और यहाँ एक और तारा था, हम आपको बताए थे, ई तारा हो गया भड़क गया, इसका ब्लैक होल जाके इसको भड़का दिया, तो एगो भड़का एगो को भड़का दिया, एक टूटा एक को तोड़ा गया, 100 बार फिर इसे जोड़ा गया। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना, एगो भड़क गया, इसका कोर निकल के इसको भड़का दिया, तो ग्रहों के निर्माण हो गए। अभी बताइए, ग्रह का निर्माण तो तारों से ही टूट के हुआ है, जो तारा टूटा उसका ब्लैक होल आके दूसरे को भड़का दिया यहाँ पर, और ये सारे टूटे हुए, तो ये तारे खत्म हो गए, टूटे हुए भाग सूर्य का चक्कर लगाने लगे थे, ये हम आपको डबल स्टार थ्योरी में बता दिए थे। इसका मतलब जितना ग्रह था वो तारा से टूट के बना है, यानी स्टार्टिंग फेज में जितने भी ग्रह होंगे वो बहुत धधकते होंगे, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। शुरुआत में ये धधकता हुआ लाल तप्त का गोला था, पृथ्वी क्या थी, धधकते हुए लाल था, एकदम रेड हॉट। प्रारंभ में पृथ्वी पर जीवन की संभावना भी नहीं थी, रेड हॉट थी पृथ्वी, प्रारंभ में कैसी थी, रेड हॉट थी। बाद में पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई, पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई, तो पृथ्वी का बाहरी भाग क्या हो गया, सिकुड़ गया, ऐसे पृथ्वी का बाहरी भाग सिकुड़ गया, जिससे कि पृथ्वी की जियोड की आकृति पैदा हुई। गोल चपटा कुछ भी नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, जियोड है, पृथ्वी जियोड है, पृथ्वी क्या है, जियोड, पृथ्वी जियोड। आगे बढ़े, पृथ्वी जियोड है। आगे चलने के बाद पृथ्वी में ना दरार पड़ गई, पृथ्वी में क्या बन गया, दरार। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो जब कोई भी चीज गर्म होता है, जब आप उसे ठंडा करिए तो चटक जाता है। आप बैगन उबालिए, बैगन गर्म कीजिएगा चोखा बनाने के लिए, उससे जहाँ तहाँ से फट जाएगा, कहीं फट जाएगा, कहीं छेद हो जाएगा, कहीं से धुआं निकलने लगेगा। तो पृथ्वी भी ना गर्म थी एकदम, एक जो कहीं से फट गई तो गाढ़ा हो गया, कहीं से धुआं निकलने लगी तो ज्वालामुखी हो गया। और उसके बाद देखिएगा कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो उसकी गर्म होने के बाद ठंडा होगा तो उसका आकार सिकुड़ उकुड़ के बाहर होने लगेगा, और आराम से बैगन को देखिएगा दो भाग में टूट जाएगा, एक बाहरी परत एक आंतरिक परत, एक बाहरी परत और आंतरिक परत। उसी तरह पृथ्वी भी दो भागों में बिखरने लगी थी, बाहरी भाग और आंतरिक भाग, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया, बाहरी भाग को पेंथालासा कहा गया। तो ये बाहरी भाग क्या बन गया, पेंथालासा, 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 और आंतरिक भाग क्या बन गया, पेंजिया, आंतरिक भाग पेंजिया बन गया। तो बताइए पृथ्वी, ये करोड़ों साल की बात है, ये धीरे धीरे परंपरा चल रही है। इतनी पृथ्वी पर होने वाली चीज़ें धीमी होती हैं कि आप आइडिया नहीं लगा पाते। जैसे आप जिस मकान में बचपन पे 2 सीढ़ी चढ़ के चढ़ते होंगे, आज वो सीढ़ी ज़मीन के अंदर घुस गया, जबकि आपने कोई मिट्टी नहीं भरवाया होगा, तो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन दर जो होता है ऊपर उठते जाता है। तो ये मिट्टिया कहीं ना कहीं से तो आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्या हो रहा है, गड्ढा बन रहा है। जो आपका शहर दिन पर दिन ऊपर उठते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड्ढा बन रहा है कि नहीं। तो पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाएं इतनी धीमी होती हैं कि जल्दी पता नहीं चलता है। तो पृथ्वी जो तारे से टूटी थी, रेड हॉट थी, एकदम रेड हॉट, एकदम लाल तप्त थी, रेड हॉट थी, जो ठंडा होने के कारण बाहरी भाग सिकुड़ कर एक जियोड की आकृति ले लिया। उसके बाद बाहरी भाग ज़्यादा ठंडा हुआ, अंदर भाग अभी भी धधकते रह गया, तो अंदर का भाग कहलाया पेंजिया। धीरे धीरे बाहर एक हो गया पेंथालासा, फिर क्या कहलाया, पेंजिया।
तो बाहरी भाग क्या कहलाया, पेंथलासा, अंदर का भाग क्या कहलाया, पेंजिया। उसके बाद पेंथलासा और पेंजिया के बाद पेंजिया टूटने लगा, पेंथलासा तो बाहर ही रह गया, पेंथलासा बाहर हो गया, पेंजिया टूट के दो भागों में बट गया, पेंजिया टूट के दो भागों में बट गया। ऊपर का कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। नीचे का कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। तो पृथ्वी का दो भाग हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। बीच में पानी का निर्माण हुआ, एक सागर बना जिसका नाम रखा गया तेथिस सागर, तेथिस सागर। बीच में एक सागर बन गया जिसका नाम रखा गया तेथिस सागर। यहीं से पृथ्वी पर अब धीरे धीरे जीवन आना चालू करेगा। पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है अंगारा लैंड और निचली भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, याद रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड मैप पे जितने भी देश ऊपर की ओर दिखते हैं, जैसे रूस हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये सब किसके हिस्सा है, अंगारा लैंड के। जितना नीचे दिखता है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत का निचला भाग, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किसके हिस्सा है, गोंडवाना लैंड के। किसके हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। तो समस्त पृथ्वी पर एक क्वेश्चन पूछेगा, दो बड़े महाद्वीप कौन थे, तो आता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो टू कॉन्टिनेंट, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। एक बार क्वेश्चन पूछा था, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज सुपर कॉन्टिनेंट, एकदम सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। एशिया आंसर दे रहा है, वाह सुपर कॉन्टिनेंट एशिया, अरे भैया वो तो सबसे बड़ा है। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। जितने देश टूटे हैं ना दुनिया में, जितना टूणाम फड़ाम देख रहे हैं, श्रीलंका से लेके रूस तक, ये सब टूटा कहाँ से है, सब पेंजिया से ही तो टूटे हैं लोग। सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहलाया। ठीक है, बताइए पृथ्वी वर्ल्ड मैप में जितने भी चीज ऊपर की ओर है, अंगारा लैंड का हिस्सा है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड का दूसरा नाम भी है लारेसिया और गोंडवाना लैंड का भारतीय नाम है जम्बू द्वीप। हम लोग अमूमन इसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड को जम्बू द्वीप। तो ये हो गया आपका जम्बू द्वीप, यहाँ लिख दें। तो अमूमन हम लोग इसे जम्बू द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप। हम लोग अमूमन इसे हिंदी भाषा में जम्बू द्वीप कहते हैं और इसे कहते हैं हम लोग लारे, कहाँ गया तो गोजाम मत जाए, इसमें लारेसिया यहीं लिख देते हैं, लारेसिया, ये हो गया लारेसिया। तो अंगारा लैंड का ही दूसरा नाम लारेसिया और गोंडवाना लैंड का ही नाम क्या हो गया, आपका जम्बू द्वीप हो गया। ठीक है, अब इसके टूटने से ना धीरे धीरे इसी से अलग अलग द्वीपों के निर्माण हुए। इसमें तीन लोगों ने अपना सिद्धांत दिया, तीन लोगों ने अपना सिद्धांत दिया। टेलर ने कहे, टेलर महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत कि एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप की ओर जाने लगा था, जबकि वेगनर का सिद्धांत था, वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बता रहे थे। वो कह रहे थे कि महाद्वीप जो होते हैं धीरे धीरे अपनी जगह से क्या होते हैं, खिसकते रहते हैं और दूसरे महाद्वीप से टकराएंगे। टकराने के बाद भी इनके खिसकने की गति खत्म नहीं होगी। तो जब कभी हम ट्रेन में बैठ के किसी से खसक के टकरा गए तो वहीं बैठ जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, अब फिर खसकते रहें, ऐसे फिर खसकते रहें, फिर खसकते रहें, फिर खसकेंगे तो टूट टाट मार धार होना फिक्स है। तो पृथ्वी पर वेगनर ने जो सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का, तो टेलर से बेहतरीन सिद्धांत किसका था, वेगनर का। लेकिन वेगनर का सिद्धांत भी 100% सफल नहीं हुआ। तो कहेगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कितने लोगों ने दिया, तो सबसे पहले टेलर ने दिया, लेकिन टेलर की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। तो महाद्वीपों में होने वाला विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, वेगनर ने दिया। वेगनर का कुछ हद तक सही था, लेकिन इससे भी पूरी दुनिया संतुष्ट नहीं थी, पूरी दुनिया को संतुष्ट नहीं थी। तो इसके बाद आए हैरी हैस। कौन है, हैरी हैस। इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक। इन्होंने कहा कि पृथ्वी भले अभी ऊपर से ठंडी हो गई है, इस पे हम रह लेते हैं, लेकिन अभी भी अंदर धधकता हुआ आग है,
अंदर अभी भी धधकता हुआ आग है, और वह आग जो मेंटल में है, जो आग किस पे है बाबू, मेंटल पर है, ये अभी भी पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। हालांकि ये तो पूरी तरह से लिक्विड है, लेकिन इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि इस पे ये लोग, इसका घना तो इतना ज़्यादा है कि ये लोग इसमें भस्मे नहीं करिएगा, ऊपर तैर जाइएगा। गाढ़ा पे भी तो मायने रखता है। अब जैसे मान के चलिए कि कोई पानी पर चींटी को रखेंगे तो डूब जाएंगे, चीनी का पाग रहेगा तो चींटी नहीं डूबेगी उसमें, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है। तो ध्यान से समझिए। तो हैरी हेस ने कहा कि पृथ्वी भले ऊपर से चट्टान है और ये इतनी हल्की है, इतनी हल्की है, 1% है ये है, तो क्या ये 83% को धंसा देगी? आप बताइए ना। आप अब अमूमन देखिए, हम लोग का जो पेट होता है ये भी तो मैग्मा की तरह है, पूरी तरह से कठोर नहीं है, अर्ध तरल है। हड्डी तो पेट में नहीं रहती है ना, पेट में हड्डी तो रहता नहीं है। आप नहीं समझता है सब, पेट में हड्डी नहीं है। पेट पे अगर आप हाथ रखिएगा तो पेट भी धंसने लगता है। पेट क्या लगेगा? धंसने लगेगा। जैसे मेंटल धंसता है, मेंटल क्या है? धंसता है। अब हम पेट पे ऐसे हाथ रख दें, या कोई छोटा बच्चा को आदमी पेट में बैठा लेता है, अपने लेट जाता है, पेट पे बैठा लेता है, तो क्या पेटवा भंस जाता है? नहीं भंसता है, क्योंकि हमारा पेट ज़्यादा मजबूत है, उसके ऊपर जो लोड है वो कम है। तो ध्यान से समझिए। अमूमन हम लोग पढ़ते थे ना तो यही सोचते थे, ससुरा ये भंस काहे नहीं जा रहा है? इतना बड़का बड़का बिल्डिंग बनल है इस पे, ये बिल्डिंग बनल है इस पे, यहाँ पर ये बिल्डिंग में इसको धंसा काहे नहीं दे रहे हैं सब इसको? तो पहली बात समझो बाबू, ये जो बिल्डिंग है ये हम लोग अपने घर से लेके नहीं आए। बिल्डिंग में कहीं से माटी खोद के यहाँ लाए, कहीं से पत्थर तूर के यहाँ लाए, नदी से बालू उठा के बालू जोड़ के दीवार बना दिए, मिट्टी खोद के ईंटा बनाए उससे बना दिए। यानी जितनी बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, वो लोड एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब आप किसी अन्य जगह से मिट्टी खोदे हैं, उसका बनाए हैं ईंटा, किसी अन्य नदी से निकाले हैं बालू, उसको जोड़ के यहाँ लाए हैं, किसी अन्य जगह से आप निकाले हैं चूना जिप्सम, उससे बनाए हैं सीमेंट। यानी किसी एक जगह से आप निकाल के और उसे दूसरे जगह व्यवस्थित ढंग से सजा दिए हैं। इससे क्या है कि ओवरऑल पृथ्वी के नीचे दबाव सेम रहता है, ओवरऑल दबाव से। अब आप बताइए, नदी निकाल, सोन नदी में से निकालते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा सोन नदी से बालू निकाला जाता है, तो आप बालू निकाले सोन नदी से और ले आके घर में बना दिए, तो आपके नज़र में लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इतना लोड बढ़ गया, लेकिन पूरी पृथ्वी को देखिए तो पृथ्वी यही ना सोचेगा भैया यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया, हम अपने इस जेब से पैसा निकाल के और दूसरे जेब में रख दें। अमूमन हमारे पास पैसे नहीं रहता है, वो पैसा हम करेंगे कौन चीज़। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो पृथ्वी बताइए इस मेंटल में धंस क्यों नहीं जा रही है? तो रीजन समझिए। क्रस्ट जो है ऊपरी भाग, एक तो ससुरा अपनी औकात भर है, 1% है, ये 83% है, धंसा देंगे इनको, कह रहे ऊपरे रहो, वहाँ टंगाई लो यहाँ पे। और ये जो है ये तरल अवस्था में है। किस अवस्था में? तरल मतलब अर्ध तरल में। मेंटल किस अवस्था में? अर्ध तरल में है। अरे पता नहीं क्या दिमाग लगा के समझता है, समझे में नहीं आता है, समझ रहा है सब कि नहीं समझ रहा है, खाली हाँ हाँ कहता है सब, खाली हाँ हाँ कहेगा, हाँ समझ रहे हैं। लड़की सबको समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी है। तो टेढ़ हो गया, पृथ्वी है बाबू। ये वाला भाग है कोर, ये वाला भाग है मेंटल, ये है मेंटल बाबू। ये कितना परसेंट है? 83% है, और 16% है कोर, और ये है 1% है क्रस्ट, क्रस्ट 1% है। अब आप बताओ, इस पे कितना भी बिल्डिंग बना दिए, कुतुब मीनार बना दिए, मुंबई देखिए, दिल्ली देखिए, शंघाई, जापान, चाइना, अमेरिका, नॉर्वे, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, पेरिस, मारा ऐसा बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया। तो कौन मार एहसान कर दियो पृथ्वी के ऊपर? बिल्डिंग बनाए तो यहाँ से पत्थर उठाए हो कहीं से, उसको तूर तार के बालू बनाए हो, सीमेंट बनाए हो, एक जगह ले आके सान उनके रख दियो। मिट्टी से निकाले हो लोहा, लोहा को गला के एक पाइप बना दिए, उसी का छड़ का सरिया है। अपने जेब से कहाँ से लाए हैं लोग ये लोग? तो पृथ्वी के क्रस्ट पे जितनी भी बनावट देख रहे हैं, इसी क्रस्ट से निकाला गया है, इसी क्रस्ट पे लगा दिया गया। छत की ढलैया होती है जिसपे हम लोग खड़े रहते हैं, तो छत की ढलैया में जो पत्थर लगा है वो भी पृथ्वी से ही निकाला गया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग का अपना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये तो ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट इसको दबाने की कोशिश करता है तो दबा नहीं पाता है। क्रस्ट कोशिश जरूर करता है, दबाने की कोशिश करता है तो फिसल जाता है।
क्या होता है, डगर जाता है उसके ऊपर, दबा नहीं पाएगा। दबाने के लिए आपको पावर चाहिए। अब देखिए ध्यान से, कोई छोटा आदमी देखिए, कोई आदमी को देखिए, ये आदमी है, यहां बना देते हैं आदमी यहाँ पे। अब इसका पेट है, इसका पेट जो है ना पूरी तरह सॉलिड नहीं है, पेट में हड्डी नहीं होती है, किडनी होती है, पेट दबाइएगा दब जाएगा, खोपड़िया दबाइए ना नहीं दबेगा, इसे पूरा क्रस्ट की तरह। और मेंटल क्या है, अर्ध तरल। क्या है, पूरी तरह से तरल तो है नहीं, कैसा है, अर्ध तरल। अर्ध तरल क्या है, अर्ध तरल है। अब एक बात बताइए, अगर इस पेट के ऊपर किसी छोटा लड़का को खड़ा किया जाए तो मरेगा नहीं। अक्सर आदमी पेटवा पे छोटा लड़का खड़ा कर लेता है खेलने के लिए। ऐसे देहात में कौन चीज, घुघुआ मन्ना, अरे बचपन में कौन कौन चीज को खेल होता था। चलिए ध्यान दीजिए, इस छोटका लड़का को इस पेट पे खड़ा करेंगे तो क्या ये आदमिया का पेट फट जाएगा, नहीं फटने वाला है इसका पेट। ये आदमी जब इसके पेट पे खड़ा रहेगा तो आप देखिएगा, पेट पे खड़ा रहेगा तो कभी पैर उसका धंसेगा, कभी इधर होगा, कभी पैर आगे पीछे होने लगेगा, आगे पीछे होगा तो कभी धंसेगा, कभी उठेगा, कभी ये होगा। उस ससुरा पूरी तरह नहीं धंसेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला आदमी है, इस ससुरा मेंटल की तरह 83% है, और जो ऊपरा है ये क्रस्ट की तरह महज 1% है। तो ये इसको नहीं दर्शा पाएगा, लेकिन ये स्टेबल खड़ा भी नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत हिल डुल करते रहेगा, हल्का सा हिल डुल करेगा, और धीरे धीरे 2-4 मिनट बाद थोड़ा सा अस्थिर हो जाएगा। जब उसको आइडिया लग जाएगा कि नहीं इस जगह 2 पैरवा रखेंगे तो स्थिर हो जाएंगे। तो उसी तरह जब पृथ्वी नया नया बनी थी तो क्रस्ट के ऊपरा ससुरा ये जो क्रस्ट था, एगो तो 1% है, 83% को कुछ कर नहीं पाता है, और सोचता था दबा दे तो दबता भी नहीं था, तो धीरे धीरे हिल डुल बहुत होता था। तो प्रारंभिक संरचना में पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हिल डुल होते थे। इसी हिल डुल का नतीजा था कि गोंडवाना लैंड कभी आगे घसकता था, कभी नीचे घसकता था, कभी इधर कभी उधर। यही हिल डुल की वजह से शुरुआत में इसे हिल डुल हुआ ज्यादा तो ससुरा गोंडवाना लैंड 2 भाग में टूट गया। गोंडवाना लैंड ऐसे 2 भाग में टूट गया, कुछ इधर टूट गया, कुछ इधर टूटा, कुछ इधर टूटे, कुछ इधर टूटे। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसे बिखराव होने लगा टूट टूट के यहाँ पे, क्योंकि नीचे का एरिया स्टेबल था नहीं, वो धीरे धीरे स्टेबल हुआ, कोई कहीं जाके स्टेबल हुआ, तो ये कई हिस्सों में इसके टूट फाट की घटना होने लगी। तो इसी टूटने की घटना को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। इस टूटने की घटना को क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। क्या कहेंगे, प्लेट टेक्टोनिक। और कई लाख साल के बाद प्लेट टेक्टोनिक जाके एक जगह से दूसरे जगह जाके स्टेबल हो गए सब, एकदम क्या हो गए सब, स्टेबल हो गए सब। तो आज जितने देश टूटे फूटे देख रहे हैं, ये नतीजा है कि ये भले चट्टान के रूप में है, लेकिन इनके नीचे का मेंटल अभी भी अर्ध तरल में, वो इनको गति कराते रहता है। यही सिद्धांत दे रहे थे वेगनर कि ऊपर की हिस्सा गति करता है, लेकिन वो ये बता ही नहीं पा रहे थे कि गति क्यों करता है। यही सिद्धांत टेलर दे रहे थे कि ऊपरी क्रस्ट गति करता है। अरे भैया काहे गति करता है, बताएगा तब तो। काहे गति करता है बताएगा तब तो। तरल अवस्था में है नीचे, हाँ। तो बताया किसने, हैरी हेस ने। कौन सा सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, समझ में आ गया, प्लेट टेक्टोनिक। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे, सुनिए ध्यान से। प्लेट टेक्टोनिक समझ में आ गया, कैसे एक देश दूसरे, कैसे एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप की ओर टूट गया और धीरे धीरे स्टेबल हो गया। अभी क्या है, स्टेबल हो गया। धीरे धीरे कोई चीज में बिखराव होते होते धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े। आप एक काम कीजिएगा, आप घर पे आप लोग खुद इसका प्रैक्टिकल किए होंगे। बाल्टी में आप सरफ घोल के कपड़ा भिगा देते होंगे, 5 को 6 को कपड़ा चादर उधर डाल देते होंगे, तो ऊपर आप ध्यान देंगे ना तो पानी तो नीचे रह जाता है। ऊपर का चादर को अगर हल्का सा खींचेंगे तो हिल डुल करता है। क्यों, क्या करता है, हिल डुल करता है। क्यों करेगा हिल डुल, कि नीचे उसके तरल भाग है यहाँ पे। उसी तरह पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो सोचता है निचले भाग को धंसा दे, लेकिन ये बेचारा अपनी औकात 1% को भूल जाता है, यहाँ पे धंसा नहीं पाता है। लेकिन करोड़ों साल पहले बहुत ही हलचल हुई थी, जिस वजह से महाद्वीप बने, देश बने, द्वीप टूटा। यही वजह है कि भारत जो था वो अफ्रीका के पास से टूट कर आया है। भारत जो है कहाँ से टूट के आया, अफ्रीका के पास से टूट कर आया है। भारत टूट के आया है अफ्रीका के पास से। वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड देखिए ध्यान से। सुजरा जो कोनो एक से एक नौटंकी करता है सही सा। देखिए ध्यान से,
पहले ये सब का सब क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। फिर दो भाग में बटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। कोई कहीं कहीं से टूट टाट के निकला है, कहीं से टूटा है। अगर हम इसको उठा के सेट करेंगे तो ये यूरोप में अच्छा से सेट हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर इसको डालेंगे तो ये जगह भर जाएगा यहाँ पे इस एरिया में। भारत का ये जो एरिया है, देखिए ये गुजरात, ये इस टाइप का, तो यहाँ पर से ना एक एक्स्ट्रा भाग टूटा है। अब जैसे ये टूटा है, यहाँ देखिए, ये देखिए ये एक्स्ट्रा भाग है। तो ये एक्स्ट्रा भाग जो था, इसको ले जाके जब आप भारत में फिट कीजिएगा इस एक्स्ट्रा भाग को, तो ये भारत में आके फिट हो जाएगा। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये गुजरात है, ये गुजरात है यहाँ पर इस स्टेप में, और यहाँ पर ये कौन सा आपका मेडागास्कर है। तो ये यहीं पर भारत था, भारत का दक्षिणी भाग यहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे भारत ना ऊपर की ओर घसक गया, क्योंकि नीचे में क्या था, मेंटल था, मेंटल अर्ध तरल में था। ये भारत ऊपर की ओर खिसकते गया झटका की वजह से। तो जब भी कोई चीज को ऊपर से खिसकाइएगा तो कुछ भाग टूटने लगता है, तो टूट के ये यहीं रह गया और भारत चला आया यहाँ पे। वरना ये यहाँ ले आएंगे तो इसमें ये फिट हो जाएगा। ये गुजरात वाले एरिया में और ऊपर करेंगे तो ये धीरे धीरे गुजरात के सेक्टर में क्या हो जाएगा, फिट हो जाता है एकदम बढ़िया से। तो भारत पहले कहाँ था, नीचे में था। भारत का निचला हिस्सा दक्षिण में था, ऊपर का भाग स्टेबल था यहाँ पर। तो भारत धीरे धीरे इतना दूर में करोड़ों साल में खिसक के गया है, और यहाँ पर जाकर उसने पहले से जो जमीन थी उसको ढकेल कर ऊपर की ओर उठा दिया है, जिसका नाम है हिमालय। ऊपर की ओर उठा दिया है जिसका नाम है हिमालय। तो बताइए, प्लेट टेक्टोनिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसने सिद्धांत दिया था? हैरी हैस ने दिया था। हम लोग क्यों नहीं धंस जाते हैं मेंटल में? हम लोग मेंटल में धंस जाएंगे? नहीं धंस पाएंगे, मेंटल में नहीं धंस पाएंगे, कभी भी धंस नहीं पाएंगे मेंटल में। आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मेंटल 83% भाग है, अर्ध तरल है, इसका घनत्व तो ज़्यादा है और इसका घनत्व तो कम है। तो आपको पता है कम घनत्व वाला ऊपर रहेगा, ज़्यादा घनत्व वाला नीचे रह जाता है यहाँ पर। बताइए, महाद्वीपीय विस्थापन की जो व्याख्या थी, महाद्वीपीय विस्थापन की व्याख्या वो टेलर ने, अच्छा इन दोनों में टेलर ठीक था कि वैगनर? तो महाद्वीपीय विस्थापन के हिसाब से वैगनर सही था, लेकिन अच्छे से व्याख्या किसने किया था? हैरी हैस ने कहा था कि पृथ्वी की ऊपरी भाग को जिसे क्रस्ट कहते हैं, उसके टुकड़े हैं, उन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो क्रस्ट है, जो टुकड़े हैं, इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं प्लेट। जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, भारत एक प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, सब ये टुकड़े हैं, सब ये प्लेट हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस ने। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हैरी हैस ने दिया, और कहा कि ये मेंटल के ऊपर ये लोग उपस्थित हैं, मेंटल के ऊपर ये लोग स्थिर हैं। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था हैरी हैस ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया वैगनर तथा टेलर ने, लेकिन टेलर से बेटर वैगनर थे, और वैगनर से भी बेटर हैरी हैस थे। हैरी हैस का कहना था कि पूरे पृथ्वी पर जो प्लेट हैं वो 7 बड़े प्लेट हैं और 20 छोटे प्लेट हैं। बड़े प्लेटों की संख्या 7 और छोटे प्लेटों की संख्या 20। बड़े प्लेटों की संख्या 7 और छोटे प्लेटों की संख्या 20। प्लेट मतलब खाने वाला प्लेट मत समझिएगा, ये पृथ्वी का एक हिस्सा है। प्लेट जो है बहुत भारी होते हैं सब। जैसे ये एक प्लेट है, ये क्या एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है। हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था। अब ध्यान से समझिए, जहां दो प्लेट आपस के पास आएंगे ना, जब दो प्लेट आपस में पास रहते हैं तो इस बात की संभावना देखी जाती है, क्योंकि प्लेट तो है, ठीक है, यहाँ पे प्लेट है, ये तो ठीक है। जैसे 2 प्लेट है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये 2 प्लेट है, लेकिन यहाँ तक ये ठीक है। लेकिन आप क्या भरोसा कर सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे का मेंटल, पृथ्वी के नीचे क्या है? मेंटल है। मेंटल तो स्थिर है, पृथ्वी के नीचे का मेंटल क्या है? स्थिर है। फिर तुम लोग को समझाना पड़ेगा बढ़िया से। चलिए बढ़िया से समझाते हैं। समझ रहा होगा सब कि नहीं? खाली मुड़ियों हिलाता है, हाँ समझ रहे। हम लोग को भी समझ में आता था, चाहे नहीं आता था, मुड़िया हिला देते थे लोग। सर जी समझ रहे हम, पता नहीं ये नियम हमारे साथ भी तो ये सब नहीं ना लागू कर रहा है गधफा सब। देखो, ये लाल रंग वाला है मेंटल, ये लाल रंग वाला क्या है बाबू? मेंटल। और उसके नीचे वाला कोर है, ये नीचे वाला कोर है। नीचे वाले कोर को किसी अन्य कलर से रंग देते हैं। और ये ऊपर वाला है आपका क्रस्ट,
ऊपर वाला क्रस्ट ये बना दिए पृथ्वी। अब बाबू मेरी ओर ध्यान दो, क्रस्ट जो है ये प्लेटों के हिसाब से कई जगह से बिखरा हुआ है क्रस्ट। जैसे एक ये क्रस्ट है, एक ये वाला क्रस्ट हो गया, एक ये प्लेट है, ठीक है, ठीक है, एक ये दूसरा प्लेट है। देखो बाबू इसके बीच में खाली जगह है, ये महासागर हो गया कोई, ये एक दूसरा प्लेट है, यहां एक कोई तीसरा प्लेट है। देखिए ध्यान से, दूसरा तीसरा ऐसे कई कई प्लेट हैं सर, ये सब क्या है, सब महासागर है सब बीच में। होता क्या है बाबू, कभी कभी पृथ्वी के नीचे का मैग्मा, पृथ्वी के नीचे का मैग्मा ब्लास्ट करके निकल जाता है बाहर, मैग्मा ब्लास्ट करके निकल जाता है बाहर। ये बताओ इस मैग्मा के निकलने को हम कहते हैं ज्वालामुखी। इस मैग्मा के बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं बाबू, ज्वालामुखी कहते हैं। अब आप गहराई से समझो बाबू, जो मेंस लेवल के लड़के हैं जिन्हें यूपीएससी और पीसीएस देना है, गहराई से जरा सोचो कि ससुरा इसी मेंटल पर ये पूरी की पूरी क्रस्ट थी, और क्रस्ट भी एक जैसा नहीं है, ब्रोकन क्रस्ट है। कई जगहों से इसमें क्या है, टुकड़े हैं, यहाँ पर इस क्रस्ट के कई जगह से टुकड़े हैं, और ये टुकड़े इस पे धंस इसलिए नहीं रहे क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इनका घनत्व, इतना डेंसिटी है कि इसमें डूबिए नहीं पाएगा यहाँ पर, तो इसलिए ऊपर है और ये स्टेबल है। सोच रहा जहां कहीं से अगर ज्वालामुखी निकलता है तो इसमें से तो मेंटल से क्या निकलता है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है। तो जब आप इसमें से तरल पदार्थ निकाल दीजिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो तरल की कमी होगी ना, तरल की कमी होगी, तो इसमें कुछ जगह बचेगा। अब कुछ जगह जहां बचेगा तो इसमें कुछ हलचल होगी, और जब ये हलचल होगी तो ये हलचल पृथ्वी पर भी देखने को मिलेगी। ये हलचल कहां देखने को मिलेगी, पृथ्वी पर। तो अगर कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी निकला है, मैग्मा निकला है, तो कुछ साल बाद, ये 6-7 महीना बाद, वहां जो जगह बच गया उसको धीरे धीरे भरने की कोशिश करेगा मेंटल। चूंकि बहुत गाढ़ा होता है, पानी की तरह नहीं होता है कि धड़ाम से भर दे, तो गाढ़ा होने की वजह से धीरे धीरे डगरता है। जब वहां धीरे से ढगरेगा तो पृथ्वी के ऊपर भी हलचल होगा, पृथ्वी के ऊपर भी हलचल होगा। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से हल्का हल्का इसे हिल डुल होगा। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर का जो मेंटल है वो खिसक रहा है, क्योंकि मेंटल तो पूरी तरह ना सॉलिड है ना ही पूरी तरह से वो लिक्विड है। तो धीरे धीरे मेंटल खसकेगा तो उसके ऊपर का प्लेट भी खसकेगा। तो हम लोग कहते हैं अरे सुचरा भूकंप आ गया, भूकंप, तो थोड़ा बहुत जाके वो स्टेबल हो जाता है, इसे जाएगा धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। अरे बाप रे भूकंप आ गया, ये भूकंप आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूरा भूकंप और जितना ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं किसके वजह से हैं, मेंटल के वजह से। किसके वजह से, मेंटल। मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, वो तो कोनो के चक्कर में मेंटल हो जाता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोनो के चक्कर में मेंटल हो जाएगा सब, पगलाएगा सब, वो ऐसा ही ऐसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बड़का बड़का डायनासोर चल गया सब दुनिया से, कोई याद करने वाला है ये नहीं है। आई सब कोनो के चक्कर में पागल हुआ रहता है। चलो इधर देखो, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब समझ में आ गया भूकंप कैसा है, कैसे आता है, महाद्वीप कैसे टूट गए सब। अब एक बात बताइए, अगर यहीं का, अब एक बात बताइए, ये महाद्वीप एक ही में है, यहां से अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लावा निकल गया, मैग्मा निकल गया, बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल गया, तो यहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहां बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से इसके ऊपर जो प्लेट है उसमें बहुत बड़ा हलचल देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा जब हलचल देखने को मिलता है, अब ये अफ्रीका प्लेट है, इस अफ्रीका प्लेट के नीचे का मैग्मा खिसक गया है, इसके नीचे का मैग्मा जो है वो खिसक गया है अफ्रीका के नीचे। तो अफ्रीका के नीचे एक बहुत बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैग्मा खिसक गया है। तो मैग्मा खिसकने की वजह से बीच का मैग्मा खाली होते चला जा रहा है। जब मैग्मा खिसक गया है तो अफ्रीका का एक हिस्सा का लोड इधर बढ़ गया और अफ्रीका के एक हिस्सा का लोड इधर बढ़ गया है, तो पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे दरार दिखने को मिल रही है। तो अभी अफ्रीका के नीचे का मैग्मा खिसकने की वजह से अफ्रीका प्लेट 2 भागों में बट रहा है, और यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है जिसे हम भ्रंश कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रंश, रिफ्ट कहेंगे अंग्रेजी में। तो बताइए,
वर्तमान समय में किस महाद्वीप के नीचे का मेंटल अस्थिर हुआ है, तो अफ्रीका के। उसका नतीजा कि उसके ऊपर जो प्लेट यानी महाद्वीप था जो उसके ऊपर तैर रहा था वही अनस्टेबल हो गया। तो जब भारी चीज अनस्टेबल होती है तो टूटने का डर होता है, टूटने का डर हो जाता है, समझ में आ गया। एक केक ले लीजिएगा इतना बड़ा, अनस्टेबल हो जाए तो एगो इधर गिर जाएगा एगो इधर गिर जाएगा, तो अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल होने की वजह से इसका एक लोड इधर हो गया है, एक लोड इधर हो गया, तो बीच में से एकदम चिचीन पड़ गया। चिचीन मतलब समझते निशान, चिचीन पड़ गया। अब फिर भी स्टेबल नहीं रहा तो धीरे धीरे दरार पड़ गया, और अफ्रीका में यह दरार अब 10 फीट हो गई है, यानी बड़ा सा गड्ढा बन गया है 10 फीट का यहाँ से वहाँ तक। और ये गड्ढा आने वाले मतलब 10 से 15 हजार साल बाद इतना दूर हो जाएगा कि बीच में एक महाद्वीप अलग दूसरा महाद्वीप अलग, एक नया सागर घुस जाएगा इसके बीच में। सागर सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, थोड़ा सा और होगा तो इसमें पानी घुस जाएगा यहाँ पर और एक बड़ा सा दरार का निर्माण कर देगा। तो पृथ्वी के ऊपर जो भी महाद्वीपों में टूट फूट हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि प्लेट जो है वो स्थिर नहीं है बल्कि नीचे के मैग्मा पर है। जैसे यहाँ देखिए मैग्मा, अगर इधर का मैग्मा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे एक कोई महाद्वीप है ये और इधर ज्वालामुखी हो गया और डेली ज्वालामुखी निकल रहा है, डेली धड़ाम धड़ाम हर 10 दिन पर 20 दिन पर ज्वालामुखी निकल रहा है। 100-200 साल में इधर से इतना ज्वालामुखी निकलेगा कि इधर का मैग्मा कम हो जाएगा। मैग्मा कम होने की वजह से इधर पृथ्वी का लोड ज़्यादा होगा धड़ाम से। तो देखिए एक महाद्वीप टूट गया कि नहीं टूट गया। तो यहाँ देखिए अभी ये महाद्वीप जुड़ा हुआ था, यहाँ किसी का घर द्वार था, धीरे 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 इधर से मैग्मा कम हुआ, ये टूट गया यहाँ पर और इसे टूट गया यहाँ पर। तो महाद्वीपीय विस्थापन हो रहे हैं सब। तो महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पहली जानकारी टेलर ने देने की कोशिश की है लेकिन विफल हो गए। वेगनर का कुछ हद तक सही था लेकिन स्पष्ट व्याख्या हैरी हैस के प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर पाया गया, जिसमें कि 7 बड़े प्लेट तथा 20 छोटे प्लेट हैं। जब प्लेट आपस में दूर जाते हैं तो नीचे से ज्वालामुखी निकलने की संभावना है। जब प्लेट आपस में पास आते हैं, आपस में पास कैसे आएगा, जैसे एगो प्लेट इधर एगो प्लेट इधर है, इसके नीचे का मैग्मा घसक गया तो ये इधर की ओर आएगा, ये भी इधर की ओर आएगा, तो ये दोनों टकरा जाएंगे। और जैसे टकराएंगे तो क्या आ जाएगा भूकंप, जैसे टकराएंगे तो क्या आ जाएगा भूकंप, ऐसे टकराएंगे तो क्या आ जाएगा भूकंप आएगा, टकराने से भूकंप। तो भूकंप की जो घटना होती है उसका स्पष्ट व्याख्या कैसे किया जाता है भूकंप के बारे में, तो हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। अब हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक समझा दिए, अब इसको और डिटेल से आपको पढ़ाएंगे कि हैरी हैस क्या था। ये तो एक रफली आपको ओवरव्यू बताएं कि आखिर आपके दिमाग में बैठ जाए कि नीचे का भाग तरल है तो भंस क्यों नहीं जाता है। भैया भंसने के लिए भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अब जैसे तकिया है, तकिया भी तो मतलब दब जाता है स्पंज की तरह। अब तकिया के ऊपर आप एगो मोबाइल रखिएगा तो क्या सोच रहे हैं मोबाइल तकिया को फाड़ के नीचे उतर जाए। अरे भैया औकाते भर ना कोई धंसाता है। आई होप आप सब समझे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे और इसको डिटेल कल के क्लास में करेंगे। अब मैप का क्लास करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। अब मैप में अफ्रीका पढ़ा रहे हैं, मैप में अफ्रीका चलेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, आगे का क्लास कल करेंगे।